नमस्कार, अखाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सियासत किस रास्ते पर जा रही है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है, इस पर बहस भी हो सकती है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो 7वीं बार सम्मन भेजने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे उसको, और लगातार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इस तरह परेशान दिख रहे हैं कि लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अपनी माता पिता से मिल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और सोशल नेटवर्क पे शेयर कर रहे हैं कि हमने उनका आशीर्वाद ले लिया। लेकिन जब तक ईडी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो क्या आपको लगता है कि उनकी कुर्सी सलामत रहेगी? तो आज इसी विषय पे हम खास बातचीत करेंगे अपने संवाददाता शुभम मिश्रा से और जानेंगे कि झारखंड की जो राजनीति है वो किस करवट बैठने वाली है। बहुत कुछ कहा जा रहा है। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की सियासत में ऐसे कई नेता हैं जो लगातार एजेंसियों को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम बात अरविंद केजरीवाल करें तो उन्होंने भी लगातार ईडी को धता बताया है, गैर कानूनी तक कहा है समन को। उसी तरह से हेमंत सोरेन ने भी जो भी अभी तक प्रतिक्रिया दी है उसमें यही समझ में आता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। अगर वो सच्चे हैं तो ईडी के सामने जाने से क्यों बच रहे हैं, इसी पर आज हम देखेंगे अखाड़ा। और इसी कड़ी में हमसे जुड़ेंगे शुभम मिश्रा, हमारे संवाददाता। लेकिन उससे पहले हम एक पैकेज देख लेते हैं, एक स्टोरी देख लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद यह चर्चा हम जारी रखेंगे। जमीन के सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 7 बार मुख्यमंत्री सोरेन को हाजिर रहने का समन जारी किया था, लेकिन वो एक बार फिर पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन ने 7वें समन पर भी ईडी को सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब भेज दिया है। वहीं आज अवैध खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे और साहिबगंज के कलेक्टर रामनिवास के ठिकाने भी शामिल हैं। जांच एजेंसी के अचानक हुए इस एक्शन से झारखंड की सियासत में भूचाल सा आ गया है। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कई ऐसे बिचौलियों के ठिकाने पर भी छापेमारी कर रही है जिन पर गैरकानूनी सौदों में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। इन बिचौलियों पर एक्शन से अब इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में हाल ही में ईडी ने सोरेन के करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। इस साल 8 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके करीबियों से जुड़े 19 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। एजेंसी ने दावा किया था कि मिश्रा के घर से हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और उसकी साइन की हुई चेकबुक मिली थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि अब तक उसने अवैध खनन के सिलसिले में 1000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की है। ईडी ने इस मामले में अलग अलग संदिग्धों के घर पर छापेमारी के दौरान भी हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक दस्तावेज और फाइलें जब्त की थी। चार्जशीट में एजेंसी ने लिखा है कि पंकज मिश्रा अवैध खनन में शामिल थे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी। हालांकि बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया था। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूँ? क्या आप लोगों को लगता है? और पहले एक सवाल भाई साहब ने किया, योजना बनता है तो सही लोगों को कभी कभी या नहीं मिलता है या सही लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो आज अगर राजनीतिक लोगों पर इतने आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं है क्या? वहीं अब ये दावा किया जा रहा है कि ईडी के एक्शन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के तर्ज पर अब झारखंड में भी मुख्यमंत्री पति की गिरफ्तारी के बाद पत्नी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 बार समन भेजा है, लेकिन वो पेश एक बार भी नहीं हुए।
अब ईडी उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो कल्पना ही मुख्यमंत्री बनेगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि झारखंड की राजनीति में मंगलवार को 3 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, हेमंत सोरेन ने ईडी को सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब भेज दिया। दूसरा ये कि झारखंड सरकार में शामिल घटक दलों की अहम बैठक बुलाई गई और तीसरा, ईडी ने अगले एक्शन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यदि समन की नाफरमानी पर ईडी का एक्शन होता है तो इसके लिए हेमंत सोरेन ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। कल्पना सोरेन को कुर्सी ट्रांसफर करने का पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर के आखिरी दिनों में जब हेमंत सोरेन को ईडी का 7वां समन मिला, उसी वक्त हेमंत सोरेन ने आगे की रणनीति बनाई। रणनीति के तहत बीते दिन पार्टी के सीनियर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया। सरफराज झारखंड की गांडेय विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए इस सीट को सुरक्षित माना जाता है। यदि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो कल्पना सोरेन पहले सीएम बनेगी और फिर गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि यदि हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो किस तरह की सियासी भूचाल झारखंड में देखने को मिलती है। शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज। जाहिर है झारखंड में बहुत सियासी भूचाल आने वाला है। सत्ता में बैठे लोग ये क्यों नहीं समझते कि जो भी एजेंसियां काम करती हैं उनका एक दायित्व होता है। अगर आपके पास कोई ख़तरा नहीं है, आपको डर नहीं लगता है तो आपको पेश होना चाहिए, लेकिन आप बार बार उससे बचने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है उसका जो मकसद है, उसकी जो नीयत है, उस पर सवाल उठते हैं। और इसी विषय में हम जुड़ेंगे शुभम मिश्रा से और जानना चाहेंगे कि झारखंड को लेकर जो भी माहौल बन रहा है देश की सियासत में, ये किस रूप से हम महसूस कर सकते हैं। तो आज की सियासत में ऐसे कई नेता हैं, खासकर कुछ ऐसे लोग हैं जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और बहुत सारे, अगर हम अपराध की बात करें तो ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं, आरोपी हैं, जिन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र के साथ मजाक किया है। अरविंद केजरीवाल भी लगातार इग्नोर कर रहे हैं ईडी को, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। ज़मीन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, एक मुख्यमंत्री पर क्या ये आरोप शोभा देते हैं? जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको जनता के मन में जो भी सवाल है, संस्थाओं के मन में जो भी सवाल है, खासकर एजेंसियों के मन में, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कल्पना है कि हमारी पत्नी को सीएम बनाया जाएगा। और जहाँ तक कल्पना की बात से तुलना की है उन्होंने बीजेपी की सोच को, ऐसे में साफ साफ यही लग रहा है कि उनकी हेमंत सोरेन की ही कल्पना है कि उनकी पत्नी सीएम बने। जिस तरह से लालू यादव जब जेल गए थे तो राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राबड़ी देवी ने उसके बाद जो भी कुछ किया वो देश के सामने है। लेकिन आज कल्पना जिस तरह से सामने आ रही, तस्वीरों में आ रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं उनके लिए, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के बाद अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाकर अपनी इच्छा को पूरी करेंगे। और एक बार फिर चलते हैं शुभम मिश्रा के पास। शुभम, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आपके मन में जो सवाल उठते हैं उसमें ऐसा कौन सा सवाल है जिससे आपको परेशान होना पड़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से अवैध खनन और जमीन से जुड़े सौदों के मामले में पिछले 4 से 6 महीने में ईडी ने कार्रवाई की है, इससे मुख्यमंत्री जो है झारखंड के हेमंत सोरेन वो बेचैन नजर आ रहे हैं। खासकर जब आज एक बार फिर ईडी ने राजस्थान और झारखंड में छापेमारी की। आपको बता दें कि जो मीडिया सलाहकार है हेमंत सोरेन के, उनके ठिकानों पर और एक कलेक्टर और एक डीएसपी के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है, जिसके बाद अब उनकी बेचैनी और बढ़ गई है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी सत्ता को बचाया जा सके। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो अवैध खनन और जमीन के सौदे से जुड़ा है और इसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। दरअसल ईडी का आरोप है कि अवैध खनन से लेकर के जमीन के जो सौदे किए गए हैं उसमें करोड़ों रुपए का गबन किया गया है और इसमें सीधे तौर पर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका हाथ है, क्योंकि कुछ महीनों पहले जब जुलाई महीने में पंकज मिश्रा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था, तब ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी तब ये दावा किया था कि पंकज मिश्रा ने जमीन से जुड़े मामलों में करोड़ों की हेराफेरी की है और इस हेराफेरी में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन है वो इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनके साइन किए हुए चेकबुक और पासबुक ईडी को मिले हैं पंकज मिश्रा के घर से। तो जो तमाम मामला है इसको देखा जाए
तो कुल मिलाकर झारखंड की सियासत में एक बेचैनी पैदा कर रहा है। और हमारे मन में जो एक सवाल आम जनता के तौर पर यदि हम देखें, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन के उस पूरे मामले में 7 बार ईडी समन भेजती है वो, लेकिन वो एक भी बार पूछताछ के लिए नहीं जाते हैं। शायद उनके मन में ये डर है कि कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए। लेकिन एक जो सवाल हम आम जनता के तौर पर जो पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन से कि यदि आप सही है तो पेशी से डर क्यों? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी बात हेमंत सोरेन ने कही है जिसको सुनकर अजीब सा लगता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगते हैं तो क्या एजेंसियों पर आरोप नहीं लगाए जा सकते? तो आप आरोप किस आधार पर लगाना चाहते हैं? आपको कैसे पता चला कि आपको टारगेट किया जा रहा है? जब तक आप पेश नहीं होंगे ईडी के सामने, बाकी जो जांच एजेंसियां हैं उनके सामने पेश नहीं होंगे, तब आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर का जो डर है शुभम, आपको नहीं लगता कि वाकई उसने विचलित कर रखा है उनको और लगातार वो मीटिंग के चक्कर में है, अलग अलग तरीके से लोगों को समझाना चाहते हैं और दूसरी तरफ ईडी जो है वेट कर रही है कि कब तक बचेंगे आप? इसको लेकर क्या लगता है कि आने वाले इस साल का जो आखिरी महीना होगा उस समय हो सकता है झारखंड में चुनाव हो जाए और निश्चित रूप से चुनाव को लेकर एक जो तकलीफ़ होती है नेताओं के मन में कि किसी भी कीमत पर हमारी छवि बनी रहे, बरकरार रहे और कुर्सी ना जाए। तो क्या लगता है कि आपको चुनाव को भी कहीं ना कहीं से उन्होंने ध्यान में रखा होगा कि अगर पत्नी आ जाती है कुर्सी पर बैठ जाती है सीएम की तो मुझे बहुत सारी परेशानियों से बचना पड़ेगा? देखिए, दरअसल जो रणनीति उन्होंने बनाई है कि यदि ईडी उनके खिलाफ एक्शन लेती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर फिलहाल के लिए अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाएंगे। और सरकार बचाने, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही सारी कवायद मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी के एक प्रमुख विधायक का इस्तीफा भी ले लिया है। आपको बता दें कि सरफराज अहमद हैं, जिन्होंने जो कि झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट से विधायक थे और 3 बार वो वहां से चुनाव जीत चुके हैं। और शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये लग रहा है कि ये पार्टी के लिए या नए उम्मीदवार के लिए ये सीट सबसे सेफ होगी, क्योंकि यदि कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये सीट सबसे सेफ मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर रही बात जिस तरीके से ईडी के एक्शन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो सभी को ये समझना होगा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने कानूनी कार्रवाई जो करती हैं वो सबूतों के आधार पर करती है। जो भी चीजें गलत होती है, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों हो या फिर लैंड स्कैम के मामले हो, इन सब चीजों में सबूत सबसे अहम होता है, क्योंकि एजेंसियां सिर्फ दावों पर या फिर बयानबाजियों पर काम नहीं कर सकती। एजेंसियों के पास यदि सबूत नहीं होगा तो अदालत में कुछ भी साबित करने में नाकामयाब रहेंगी और ये अच्छी तरीके से समझती भी हैं। रही बात हेमंत सोरेन के बयान की, तो कहीं ना कहीं एक सियासी तौर पर देखा जा सकता है कि अपने आप को बचाने और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि एजेंसियों पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए है। सबसे बड़ा सवाल यही है हेमंत सोरेन के सामने कि यदि आप निर्दोष हैं, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, आप इस स्कैम में शामिल नहीं है किसी भी तरीके से, तो आपको एजेंसी के सामने जाना चाहिए, उनके सवालों के जवाब देना चाहिए, उनको तथ्य देने चाहिए। और आपको भी तो मौका मिलेगा, जब अदालत में मामले की सुनवाई होती है तो सिर्फ एक पक्ष की तरफ से सुनवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, चार्जशीट में ही दावा किया है, जो अदालत में चार्जशीट एजेंसी की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दायर की गई, उस चार्जशीट में ये दावा किया गया है एजेंसी की तरफ से कि जो तमाम स्कैम्स थे, चाहे वो अवैध खनन से जुड़ा हो या फिर जमीन के सौदेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, तो ये तमाम जो चीजें हुई है इसमें कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है और एजेंसी इस बात और शुभम एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है ईडी को, उन्होंने साफ साफ कहा है कि एजेंसियां जो हैं वो मीडिया ट्रायल के ऊपर भरोसा कर रही हैं, मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कहावत है कि डर के आगे जीत है, क्या डर के पीछे हार है? शायद कहीं ना कहीं उनको डर के पीछे जो इसका डर है उसका सीधा जो उनका मकसद है वो है कि किसी तरीके से सत्ता बची रहे, कहीं कुर्सी ना चली जाए। उस कुर्सी को बचाने की जो डर है वो डर उनके चेहरे पर इस वक्त झलक रहा है। और वो जो कवायद में जुटे हुए हैं, सरकार बचाने से लेकर या नए मुख्यमंत्री पद से लेकर या फिर अपने आप को निर्दोष साबित करने को लेकर जो बयानबाजी एजेंसी को टारगेट करने को लेकर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर ही है उनके मन में कि यदि कार्रवाई होती है और एजेंसी उनके खिलाफ एक्शन लेती है तो उन्हें सियासत में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी को यही तो चाहिए। आपको नहीं लगता कि वाकई जिस तरह से लगातार वो
आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है झारखंड में। खासकर हम विपक्ष की बात करें जिसमें बीजेपी सबसे आगे है, उसने साफ साफ कह दिया है कि इनके मन में चोर है। अगर इनके मन में डर नहीं होता तो ये ज़रूर पेश होते। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये डर जो है कहीं ना कहीं से झारखंड की सियासत में भूचाल लाने का काम किया है। और डर के बाद जब मुख्यमंत्री सबके सामने पेश होता है, भले ही अपनी पत्नी की बात को इग्नोर करता है, जिस तरह से विपक्ष ने कहा है कि बीबी को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से एजेंसियों को इग्नोर किया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि वाकई ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में? अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक आरोप लगने के कारण ही इस्तीफ़ा दे दिया था। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इस देश में कि राजनीतिज्ञों ने समय समय पर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, अरविंद केजरीवाल की, हेमंत सोरेन की, तो ये संयोग है कि ये विपक्ष में बैठे हैं और मोदी सरकार को लगातार टारगेट करते रहें, विरोध करते रहें। आपको क्या लगता है, अंत में जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो राजनीति आई है सियासत की, ये जो सियासत हुई है झारखंड में, विवादों को लेकर अलग अलग माहौल बनाया जा रहा है, खासकर ईडी को कोसा जा रहा है हेमंत सोरेन की तरफ से, तो एजेंसी का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या आज शाम तक इस्तीफ़ा देने की मजबूरी हो जाएगी उनके सामने? फिलहाल ईडी आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सोच विचार कर रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बना चुकी है। हालांकि आगे किस रणनीति के तहत एजेंसी आगे बढ़ेगी उसका उसने प्लानिंग कर ली है। हो सकता है कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं करे, क्योंकि 7 बार समन जारी किया जा चुका है और एक भी बार नहीं आए हैं। कानूनी तौर पर जब इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं तो उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है और इसमें एजेंसी को यह अधिकार है कि वो अदालत से जाकर ऐसे जो आरोप लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट को लेकर के अदालत का रुख कर सकती है या फिर गिरफ्तार भी कर सकती है। यदि वो सबूत पेश करने में कामयाब होती है अदालत में और उसके पास पुख्ता सबूत है, तो कहीं ना कहीं अदालत से गिरफ्तारी का वारंट लाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो लेकिन ये देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी या नहीं। अभी इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि एजेंसी की तरफ से भी फिलहाल पुख्ता तौर पर एक्शन को लेकर क्या प्लान है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। रही बात एजेंसियों को टारगेट करने की, तो जब से बीजेपी की सरकार इस देश में आई है तब से ही इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दरअसल जो टाइमिंग होती है ना कार्रवाई की, इस पर ये लोग अक्सर सवाल उठाते हैं। इससे पहले भी कई बार जब एजेंसियां एक्शन ली हैं तो जो ये नेता है इनका जो सवाल होता है मन में ना, तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जब चुनाव आता है तभी एजेंसियां एक्टिव की होती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आने वाला समय ये ज़रूर साफ कर देगा कि हेमंत सोरेन के साथ क्या किया जाएगा। अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो बीजेपी की जो शंका थी वो बिल्कुल सच हो जाएगी। और सच का मतलब ही होता है आम आदमी से जुड़ी हुई भावनाओं को हम सच के रूप में देखते हैं। जनता क्या चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री ईमानदार हो, किसी भी विवाद से बचा रहे और विकास हो। लेकिन अगर हम बात करें सोच की, तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन की सोच ने साफ साफ बता दिया है, ये जाहिर कर दिया है कि उनके मन में जो डर है, उसी डर के कारण उनकी कुर्सी जो है उनसे छीनी जा सकती है। भले ही उनकी पत्नी उस पर बैठें, लेकिन विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज राजनीति में ऐसे जो भी लोग हैं उनको ये समझ लेना पड़ेगा कि ये सरकार कांग्रेस की नहीं है। 70 साल तक जिस सरकार ने इस देश पर राज किया, आज वो सरकार बदल चुकी है, मोदी सरकार है और इसमें बहुत सारा बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे हैं। निश्चित रूप से जो भी इस देश में एजेंसियों को इग्नोर करेगा उस पर ज़रूर मोदी सरकार वार करेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।